कौन है? दिस इज योर्स। हाँ, ये कौन है जो फूलों में रंग बेहिसाब पंछी को आसमान दे गया? ये कौन है जो पर्वत को विशाल काया समुद्र में उफान भर गया? ये कौन है जो मोर को मनमोहक पंख हिरनी को चाल दे गया? ये कौन है जो भौरों को फूलों से बांध पूनम को चांद दे गया? मालिक का करम है, मन को हमारी आँखें दिल में जज्बात भर गया। मालिक का करम है, मन को हमारी आँखें दिल में जज्बात भर गया। कि 70 के दरवाजे पर इश्क दस्तक नहीं देता और 70 के आगे निकल गए तो वह दिखाई भी नहीं देता। क्यों भला? किसी हमसिन के दिल के जलन का धुआं तो नहीं फैला, ना ही जवां लैला मजनुओं की आह से नज़र का शीशा हुआ है मैला। तो फिर क्यों ना दिखे? ना कोई चलती सड़क 70 की उम्र है, ना ही इश्क सरे राह लगा मील का पत्थर है कि अगर उधर आगे निकल गए कहीं तो इधर पत्थर का दिखना बंद हो जाए। इश्क तो साथ साथ चलता है, इश्क तो साथ साथ चलता शम्स है, कमर है, साथ साथ चलती धूप की सदा, चांदनी का स्वर, हवाओं का असर है, साथ साथ जागती सहर है, साथ में दिन का खाना खाती दोपहर है और साथ उतरती शाम है। फिर भी इश्क का किस्सा होता नहीं तमाम है। रात घिर आने पर भी बिछौनों की चादर में सरवटों के ना निकल पाने पर भी वह साथ साथ करवट बदलता है। शहर के चारे चराग जब बुझ जाते हैं तो वह इश्क ही है जो शुक्र तारे के उगने तक शमा के मानिंद पिघलता है, हमारे सिरहने बुरे सायों की मुखालफत करता दिए की तरह जलता है। अगर वो जलने का हौसला रखता है तो उसे ताउम्र जलने दो। दिल के छत पे अलगनी से टंगी है जो जवां उम्र की चादर, उसे उतार कर तह न करो और रोशनी के मुहताज हो चली आँखों में 16 साल का एक सपना आखिरी दम तक पलने दो। नीलम प्रभा। मैं पूछूं क्या दूँ आज मोल तुझे, चल खोल बैठूं मैं नाव तेरे, करेगा तू ही बेहतरनी पार मुझे। मल्लाह मेरे पूछूं तुमसे, चल खोल खोल अब नाव खोल, क्या लेगा तू मुझसे मोल बोल, क्या लेगा तू मुझसे मोल बोल। दोस्ती में वित्त का कोई संग नहीं है, दोस्ती में वित्त का कोई संग नहीं है, यारी राजा और रंग में भी नहीं है। मित्रता में उम्र का कोई लिहाज नहीं है, मित्र बना वही जिसका मिजाज सही। दोस्ती में नुमाइश की गुंजाइश नहीं है, दोस्ती में नुमाइश की गुंजाइश नहीं है, कद्र दोस्ती की सबके बस की नहीं है। वक्त के साथ बढ़ती स्वजन से प्रीत है, मित्र सच्चा साथ हो तो जीत निश्चित है। सहचर के बिना हर कहानी अधूरी है, संतान माता से बड़ी कोई मैत्री नहीं है, संतान माता से बड़ी कोई मैत्री नहीं। मित्रता हर शर्त और परिभाषा से परे है, हम सफ़र सखा हो तो सरल हर सफ़र, हम सफ़र सखा हो तो सरल हर सफ़र। तो मित्रता किससे किससे दिखती है, किससे किससे चलती है, किस वजहों से होती है, ये सारी बातें दोस्ती के दोहे। अकेले में हम सब ऊपर, जाने को सब करने नीचे। क्या अच्छा होता जो एक सीधी और पूरी देता खुदा हमें चुपके से घूम आते उस नजर। गुड इवनिंग, मैं हूँ विमल चुन्नी और आप देख रहे हैं बिहार व्यू। मेरे साथ है निची मैम जो पेशे से टीचर भी हैं, प्रिंसिपल भी हैं, इतिहास पढ़ाती हैं, अंग्रेजी मीडियम में लेकिन लिखती हैं हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी, कविताएं लिखती हैं। और ये जो लॉकडाउन का जो पीरियड था, इट वॉज अ वेरी डिफ़िकल्ट पीरियड, ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक पीरियड था। हमने बहुतों को अपनों को खोया इस वक्त, लेकिन इस एकांतवास में बहुत लोगों ने
कुछ नई नई चीज़ें की, किसी ने खाना बनाया, किसी ने पेंटिंग्स की, किसी ने कुछ किया। मैम ने लिखने की शुरुआत की और कविताएं लिखी और वो कविताएं जारी हैं। अब लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद भी वो चीज़ें जारी हैं और एक बड़े संग्रह के रूप में आपके सामने आने वाली है। आइए निशी मैम से बात करते हैं। सो हाउ आर यू? I am very good, Vimal, and thank you for coming and exposing me to your audience. So, नमस्कार आप सबको। कैसे ये मन में जागा कि कविताएं लिखनी चाहिए? कविताएं हैं क्या? कविताएं और कुछ नहीं है, मन की संवेदनाएं हैं। जो मन महसूस करता है उसको कलम से लिख दीजिए तो कविता है। बट कैसे स्टार्ट किया, कैसे? देखिए, लिखने पढ़ने का तो काम हमेशा रहा है और शिक्षिका हूँ या फिर अगर प्रिंसिपल हूँ तो लिखने पढ़ने का काम और सोचने का, चेतना का, सबका काम हमेशा चलता रहता है। तो अगर मान लीजिए लिखने पढ़ाने के बजाय मैं आज एडमिन का काम करती हूँ तो सोचने समझने का बहुत समय लगता है, क्योंकि लोगों से मिलती हूँ, लोगों की बातें समझती हूँ। ऐसे बच्चों से भी मिलना ज़रूर होता था, लेकिन एक बड़े ऑडियंस से मिलना, एक बड़े वर्ग से मिलना, दोनों में फ़र्क होता है। और इसमें अगर संवेदना, एम्पैथी ना हो तो फिर आपका काम नहीं होगा। और जब संवेदना हो, आप में एम्पैथी हो, तो आप संवेदनशील होते हैं, एम्पैथेटिक होते हैं। और अगर वो होते हैं तो लिखने का कार्यक्रम खुद ब खुद चलता है। एक सभ्य समाज या कल्चरल सोसाइटी जिसको कहते हैं कि बहुत सभ्य, बहुत ही सिविलाइज सोसाइटी है, उसमें लिखना पढ़ना और जो कविताएं सुनना और कविताएं लिखना एक बहुत ही मतलब उच्च स्टेजेस में माना जाता है कि इस सोसाइटी में अगर इस तरह के कवि हैं और इस तरह के कवियों को सुनने वाले लोग हैं तो ये जो समाज है ये काफ़ी उच्च स्तर का रहा हो। कैसे आप देखती हैं इसको? मैंने सुना है लोगों को कि जहाँ नहीं पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। इसका मतलब यही है कि जो बातें हम देख करके भी नहीं देखते हैं, वो बातें समझने की शक्ति कवि है। तो कविता, बहुत लोग कविता को बहुत ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मानते हैं। मैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से ज़्यादा इसको इमोशनल प्रॉपर्टी मानती हूँ, क्योंकि जब आप फील कर सकते हैं तो आप लिख भी सकते हैं। और लिखने में हो सकता है मैं छंदों का या मीटर का प्रयोग नहीं करूँ, जो कि टूल्स हैं कविता के, लेकिन अपनी बात अगर तरीके से कह दी जाए तो वो कविता। स्टूडेंट्स के बीच में इतनी पॉपुलर रही हैं आप, छात्रों के बीच में काफ़ी आपका संवाद जो था छात्रों के साथ, कम्युनिकेशन का जो माध्यम था उसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, काफ़ी पॉपुलर रही हैं आप जी। तो ये कवि और कविताओं को लेकर जब आप अब आ रही हैं कवियों के समाज में, तो कैसे करेंगी संवाद अपने सुनने वालों से? समाज कवि समाज के ही अंग है, और जैसे शिक्षक का काम है बोलने का, अपनी बात को समझाने का, उसी तरह कवि का काम भी है। और लोग वो बातें बहुत अच्छे तरीके से कह जाते हैं और जो कि शायद किसी को समझने में वक्त लगे। अब देखिए, एक कविता मैं बताती हूँ, ये कोविड पीरियड में मैंने लिखा है। जिस तरह से लिखा है, बात तो रोज़ की मैं कर रही हूँ, लेकिन लिखने के ढंग से ये कविता हो गई है। बहुत ही उदासी है नीचे, बहुत ही उदासी है नीचे, महफिल तो ऊपर सजी। बहुत ही उदासी है नीचे, महफिल तो ऊपर सजी है,
अकेले हैं हम, सब ऊपर, सबको ऊपर जाने की जल्दी मची। कितने लोगों को हमने खोया। बहुत ही उदासी है नीचे, महफिल तो ऊपर सजी है। अकेले हैं हम, सबको ऊपर जाने की जल्दी मची। क्या अच्छा होता जो एक सीढ़ी और खिड़की देता खुदा हमें भी, चुपके से घूम आते उस नगर भी। आँखों में भर लाते मुस्कुराहट उनकी, आँखों में भर लाते मुस्कुराहट उनकी। जगह ही न बचती अश्कों को निकलने की। ये ख्याल कितना बढ़िया। तुम्हें याद करते छोटे और बड़े भी, कभी देख आओ काश टूटे हुए तारों के संग भी। या कभी तारों में ही नज़र आ जाओ हमें भी। तसल्ली करें कैसे, फ़ोन में है नंबर अभी भी। तसल्ली करें कैसे, फ़ोन में है नंबर अभी भी। बच जाए किसी दिन तो शायद मिल ही जाए खैरियत अभी। जाने कहाँ चले जाते हैं लोग कि लेते ही नहीं हमारी खबर भी। याद ही बस आते हैं, भीगते हैं नयन भी, भीगते हैं नयन भी। तो किसी ना किसी तरह से जो अरेंजमेंट हम करते हैं अपनी थॉट कहने की, वो कविता हो जाती है। अगर इसको लिखें, पूरे शब्दों का संयोजन करें, तो शायद ये कोई कहानी बन जाए। और कम शब्दों का प्रयोग किया है, संयोजन किसी और तरीके से हुआ है, तो वो कविता हो गई। तो बात तो है कहने की, और कहने का काम तो हम शिक्षक करते ही हैं। तो मुझे समाज कुछ ऐसा फ़र्क नहीं लगता है। अच्छा। समाज वही लगता है कि शिक्षण के अलावा ये एक समाज है जो हमें बहुत कुछ कहता है। तो इस पूरी कविताओं का संग्रह भी एक लेके आ रही हैं आप, तो वो कितनी कविताएं रहेंगी? मैंने अपनी कविताओं को दिया था पढ़ने के लिए। हमारे सीनियर हैं, बहुत ही माननीय हैं, उनको हिंदी के विभागाध्यक्ष रहे हैं पटना कॉलेज में। तो उनको मैंने दिया था, कुछ कविताएं थी, तो वो 41 रही होंगी। अच्छा। तो उन्होंने अपने समीक्षा में लिख दिया 41, तो मैंने 41 ही चुनी। अच्छा। ऐसे तो कविताएं बहुत हैं, अच्छा। लेकिन 41 कविताओं का ये संग्रह है, और मैंने नाम दिया है अपने नाम पे निशिगंधा। तो निशिगंधा मेरी पहली कविता संग्रह है, और निशिगंधा के नाम के प्रति मुझे जो ललक थी वो इसलिए कि इसमें मेरा नाम था। और निशिगंधा आप रजनीगंधा को भी कहते हैं, या उसका ही पर्याय है। तो लेकिन यहाँ निशिगंधा फूल नहीं है। अच्छा। वहाँ निशिगंधा मैं हूँ, क्योंकि मेरे ख्यालों के, मेरे विचारों के, मेरे अंतर्मन की बात जो मैंने महसूस किया है, ख़ास करके कोरोना के पीरियड में, वही मैंने ख़ास करके लिखा। तो निशिगंधा बहुत जल्द आप सबके हाथों में होगा, और आपके लिए निशिगंधा क्या है ये तो आप तय करेंगे। मेरे लिए निशिगंधा मैं हूँ, मेरे ख्वाबों की महक है, मेरा वजूद है, मेरी अंतरात्मा ने जिन शब्दों को महसूस किया है, जिन बातों की कमी की महसूस की है, उन बातों को मैंने निशिगंधा में रखा। तो शेयर किया आपने ये अपने जानने वालों के साथ, दोस्तों के साथ, और जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ, ये
कविताओं? बिल्कुल बिल्कुल। और अगर मैं आज अपनी कविता की संग्रह निकाल रही हूँ, कविताओं की संग्रह निकाल रही हूँ, तो वो उनकी ही देन है, उनके ही मनोबल का या फिर उनकी मोटिवेशन का फल है, जिसके चलते मैं उनकी प्रशंसा, उनका जो उनकी जो समीक्षा रही है वो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। और मेरे आसपास के लोगों ने हमेशा मुझे कविताओं पर लिखने पे बहुत सराहा है। तो नेचुरली ये बात है कि अगर जहाँ मोटिवेशन होता है और सराहा जाता है तो बात तो आगे बढ़ ही जाती है। कोई ऐसा कमेंट जो आप शेयर करना चाहते हैं? हाँ, जैसे मैं अपनी जैसे मैं तो शिक्षिका रही हूँ, तो इतिहास की शिक्षिका थी, इतिहास के विभाग को हेड करती थी। वैसे ही मेरे शुरू से मुझे जो भी भाषा कोई भी अच्छा बोलता हो और लिखता हो वो मुझे हमेशा प्रभावित करता रहा। तो ऐसे ही जैसे मैं इतिहास विभाग से थी, मुझे हिंदी विभाग से जहाँ मैं पढ़ाती थी वहाँ विभागाध्यक्ष थी नीलम प्रभा। तो इधर बीच हम लोग में वो रिटायर की हैं और रोज़ सुबह दुआ सलाम होती है उनसे। तो अक्सर मैं अपनी कविताओं को, क्योंकि मैं साहित्य के क्षेत्र से नहीं हूँ, तो और जिस प्रदेश में हूँ वहाँ बहुत धड़ल्ले से हम हिंदी गलत बोलने की प्रथा में हैं, तो अक्सर लिंग निर्णय वगैरह गलत हो जाता है। तो मैं उनको कविताएं भेजती थी और कभी उर्दू के लफ्ज़ों का इस्तेमाल होता था, कभी हिंदी के शब्दों का, कभी जैसे विचार आए, और कभी कभी अंग्रेज़ी में भी लिखती थी। तो एक दिन मैंने कुछ लिखा था तो उन्होंने कहा, वाह मेरी शायरा। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने मुझे ये कहा कि वाह मेरी शायरा। तो ये बहुत बड़ा मोटिवेशन था। और जैसे कहते हैं कि गाड़ी चल पड़ी उसके बाद। वृतांत। दूर तक पसरा है सन्नाटा, दूर तक पसरा है सन्नाटा, कोलाहल से भरा है मन। दूर तक पसरा है सन्नाटा, कोलाहल से भरा है मन। तंद्रा में डूबा हुआ उत्साह, हर्ष कर रहा पलायन, एक मौन पसरा है अंदर। शब्दों पर पड़ा है विराम, विचार ले रहे विश्राम। लगाया तो है पूरा जोर, फिर भी ना कोई शोर, एक मौन सा फैला है अंदर। बुना है वृतांत का जाल, लगा है नया सृजनकार, पर ना तो है कोई राह, ना ही पैरों में बढ़ने की चाह, एक मौन सा घिरा है अंदर, एक मौन सा घिरा है अंदर। मेरी माँ नहीं है, तो माँ की याद को मैंने अपनी कविता में पिरोया है। माँ तुम अक्सर चुपके से अपनी यादों से दिल के तारों को सहलाती हो। मेरी तपती मन वसुधा पर बारिश की बूंदों सी बरसती। माँ तुम अक्सर धीमे से कानों में जल तरंग सी बजती हो। बजती हुई मंदिर की घंटी पर लगता है तुम यहीं कहीं पास से गुजरती हो। माँ तुम अक्सर आहिस्ते से मेरे दिल को धड़काती हो। बधाई के गीत के बोलों पर प्रायः उभर कर तुम मुझको रुलाती हो। माँ तुम मंद गीतों से मेरे होठों पर लरचती हो। तुम्हारी याद के मनके पर अपने नाम की माला से मेरी आँख जब भरती हो। माँ तुम अक्सर चुपके से अपनी यादों से दिल के तारों को सहलाती हो। कविता मेरी बहुत प्रिय है।
ये कविता मेरी बहुत प्रिय है और मुझे लगता है कि ये सबके लिए प्रिय होनी चाहिए, क्योंकि जो महसूस करती हूँ मैं, आप सब भी महसूस करते हैं। इस कविता का शीर्षक है युद्ध। रोज़ लड़ती हूँ खुद से, रोज़ लड़ती हूँ खुद से, कभी विजयी होकर मंद मंद मुस्काती हूँ, कभी विजयी होकर मंद मंद मुस्काती हूँ, कभी हार भी जाती हूँ। मिट्टी में धूल धूसरित, बिल्कुल निराश, फिर भी समेटती हूँ अपने खंडित साहस के टुकड़ों को, जोड़ती हूँ उन्हें बीन बीन कर, अपने कपड़ों में लगी धूल झाड़ती हूँ। कांपते कदमों से खड़ी होकर साहस को बटोरती हूँ, मंद मंद मुस्कुराती हूँ। जानती हूँ जब तक जूझती हूँ, लड़ती हूँ, गिरती हूँ, खड़ी होती हूँ, जिंदा हूँ, योद्धा हूँ, अपराजिता हूँ, मुर्दा नहीं। मैं रोज खुद से लड़ती हूँ। इसका मैंने इंग्लिश में भी लिखा है, एंड द टाइटल इज विक्टर। वी फाइट आवर बैटल्स एवरी डे, bruised and hurt, but victorious. We smile. Victory is strange, just like hope. It keeps you going. Victory is strange, just like hope. It keeps you going. Sometimes we get defeated. We fall humiliated, our confidence shattered and blown to pieces, engulfed in the debris, our clothes muddy. By bits and pieces we gather every shard of our wounded courage. Laboriously we manage to put it together, trembling and shaking from within. We beat the dust from our clothes, manage to stand again. We manage a broken smile of a victor. Vanquished don't rise from the dust, they perish. We stand to fight again, cause we are the living. And the victor, for battles are won by the ones who can manage to stand till the last. Who can manage to stand till the last. बहुत बहुत धन्यवाद।